हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट। टू navigate international markets successfully, managers must understand the specific elements that constitute our nation's culture. इसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट्स में सक्सेसफुली काम करने के लिए मैनेजर्स को उस देश की कल्चर के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी होता है, जैसे कि लैंग्वेज एंड नेगोशिएशन। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द की कल्चर बिकॉज इट क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। लैंग्वेज को कल्चर की चाबी की माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जिसमें शेयर्ड वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। इसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ऑफन arise when managers cannot speak local language, necessitating the use of translators. इसका मतलब है जब मैनेजर्स लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाते तो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज आती है और उन्हें ट्रांसलेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रोसेस स्लो भी होती है और कभी-कभी मीनिंग भी थोड़ा बदल जाता है। न्यूसेंस। The same language can have completely different meaning in different cultures, making interpretation critical during business negotiations. इसका मतलब है एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक ही लैंग्वेज अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग मीनिंग रखती है, इसलिए बिजनेस नेगोशिएशन के दौरान इंटरप्रिटेशन बहुत केयरफुली करना ज़रूरी होता है। एक छोटी सी गलती इंटरप्रिटेशन में पूरी डील खराब कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में लैंग्वेज कल्चर की सबसे बड़ी चाबी है। अगर मैनेजर्स लोकल लैंग्वेज नहीं जानते तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो सकती है, और सिर्फ लैंग्वेज जानना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ड अलग कल्चर्स में अलग मतलब रखता है। इसलिए नेगोशिएशन में लैंग्वेज को बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। रिलीजन। Religion defines ideals for life which shape the values and attitudes of societies and individuals. इसका मतलब है रिलीजन जिंदगी के आइडियल्स डिफाइन करती है, और यही आइडियल्स किसी भी सोसाइटी और उसके इंडिविजुअल्स की वैल्यूज और एटीट्यूड्स को शेप करने में हेल्प करती है। बिजनेस इम्पैक्ट। It influences entrepreneurship attitudes or towards material wealth, the role of women, consumption habits, and work schedules. Example: stopping work after noon during Ramadan in Islamic society. इसका मतलब है रिलीजन बिजनेस के कई एक्सपेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की सोच, मटेरियल वेल्थ यानी दौलत के बारे में एटीट्यूड, वुमेन का रोल वर्कप्लेस में, कंजम्पशन हैबिट्स यानी लोग खरीदते हैं और क्या नहीं ये जानना। इसके साथ साथ वर्क शेड्यूल भी ज़रूरी होता है, जैसे इस्लामिक सोसाइटीज़ में रमज़ान के दौरान दोपहर के बाद काम बंद हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि रिलीजन बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। Key dimensions. Managers must assess the dominant religion, the degree of religious homogeneity, and the length of tolerance for religious diversity within a target market. Managers को टारगेट मार्केट में तीन चीज़ों को असेस करना पड़ता है। फर्स्ट है डोमिनेंट रिलीजन कौन सी है। दूसरा है मार्केट में रिलीजियस होमोजेनिटी, यानी एक ही रिलीजन के लोगों का कंसंट्रेशन कितना है।
और वहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी के टॉलरेंस कितनी है। सिंपल वर्ड्स में रिलीजन लोग की सोच, काम करने का तरीका और परचेजिंग हैबिट सबको अफेक्ट करती है। इसलिए इंटरनेशनल मैनेजर्स को ये जानना जरूरी है कि टारगेट मार्केट में कौन सी रिलीजन डोमिनेंट है, लोग कितने रिलीजियसली सिमिलर हैं और वहाँ दूसरी रिलीजियस को कितना एक्सेप्ट किया जाता है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। वैल्यूज, these are enduring shared beliefs about what is right or wrong, desirable or undesirable. They are stable and form the essence of a culture. इसका मतलब है वैल्यूज वो enduring shared beliefs होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या डिजायरेबल है और क्या नहीं है। ये बहुत स्टेबल होती है और किसी भी कल्चर की एसेंस यानी आत्मा होती है। ये आसानी से नहीं बदलती। एटीट्यूड, these are persistent tendencies to feel and behave in a particular way toward an object. They are less stable than values. इसका मतलब है एटीट्यूड्स किसी भी चीज के बारे में फील करना और बिहेव करने की एक परसिस्टेंट टेंडेंसी होती है। ये वैल्यूज से थोड़े कम स्टेबल होते हैं, मतलब वैल्यूज के मुकाबले एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो सकता है ओवर टाइम के साथ साथ ये बदलता रहता है। रेलेवेंस, इंटरनेशनल मैनेजर्स must analyze alludes towards time, work, achievement, authority, change and risks to tailor their management styles and marketing strategies. इसका मतलब है इंटरनेशनल मैनेजर्स को ये भी एनालाइज करना जरूरी होता है कि लोग टाइम, काम, अचीवमेंट, अथॉरिटी, चेंज और रिस्क के बारे में क्या क्या एटीट्यूड रखते हैं। इसी एनालिसिस के बेसिस पर वो मैनेजमेंट स्टाइल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कल्चर के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में वैल्यूज एक कल्चर की गहरी और स्टेबल बिलीफ होती है जो सही गलत डिफाइन करती है। एटीट्यूड्स थोड़े कम स्टेबल होते हैं और किसी चीज के बारे में हमारा बिहेवियर दिखाती हैं। इंटरनेशनल मैनेजर्स को दोनों को समझना जरूरी होता है ताकि वो अपने स्ट्रैटेजी सही तरीके से बना सके। Custom and manners. Custom, long-term established practices common to a culture. Customs वो लंबा समय से कस्टम्स वो होते हैं जो लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसी भी कल्चर में कॉमन होते हैं। ये ट्रेडिशंस टाइम के साथ डीपली रूटेड हो जाती हैं और लोग इन्हें नेचुरली फॉलो करते हैं। मैनर्स, सोशल कोड्स ऑफ कंडक्ट। मैनर्स सोशल कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब किसी भी सोशल सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये मैनर्स डिफाइन करते हैं। रेलेवेंस, इन दोनों का क्या रेलेवेंस है? These affect how products are used, packaging requirements, and negotiation styles. For example, breakfast habits vary significantly. Japanese culture may prefer soup, whereas French culture positions it as a refreshment, and Africans may prefer orange juice. इसका मतलब है ये दोनों चीजें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कि प्रोडक्ट कैसे यूज होंगे, पैकेजिंग कैसी होगी और नेगोशिएशन का स्टाइल क्या होगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल है ब्रेकफास्ट हैबिट्स। जापानीज कल्चर में ब्रेकफास्ट में सूप प्रेफर किया जाता है। फ्रेंच कल्चर में इसे एक रिफ्रेशमेंट की तरह देखा जाता है और
अमेरिकन ऑरेंज जूस प्रेफर करते हैं। एक ही चीज अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग तरीके से यूज होती है। सिंपल वर्ड्स में कस्टम कस्टम्स के कल्चर की पुरानी ट्रेडिशंस होती हैं। कस्टम्स एक कल्चर की पुरानी ट्रेडिशन होती है और मैनर्स सोशल बिहेवियर के रूल्स होते हैं। दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि लोग प्रोडक्ट्स कैसे यूज करते हैं और बिजनेस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल मैनेजर्स को हर देश के कस्टम्स और मैनर्स समझना जरूरी होते हैं। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। इट कैन बी फॉर्मल like classroom or informal like family and society. इसका मतलब है एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्किल्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स और वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती हैं। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल जैसे कि क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स में पढ़ना, और इनफॉर्मल जैसे कि फैमिली या सोसाइटी से सीखना। Business implications. It helps international firms assess the skills level of a local workforce and determine the extent of training required. It also dictates whether management can be decentralized or to local staff. High education levels generally support decentralization. इसका मतलब है इंटरनेशनल फर्म्स के लिए एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पहली बात ये है, ये फर्म्स को ये असेस करने में मदद करते हैं कि लोकल वर्कफोर्स की स्किल लेवल कितनी होनी चाहिए और उन्हें कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये भी डिसाइड करते हैं कि मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज की जा सकती है या नहीं। अगर लोकल स्टाफ हाईली एजुकेटेड है तो उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ज़्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में एजुकेशन एक देश की वर्कफोर्स की क्वालिटी डिफाइन करती है। इंटरनेशनल कंपनीज इसे ये समझते हैं कि लोकल एम्प्लॉयज कितने स्किल्ड हैं, उन्हें कितनी ट्रेनिंग चाहिए और क्या उन्हें इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी दी जा सकती है या नहीं। इसके बाद आते हैं सोशल ग्रुप। दिस रेफर्स टू रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किनशिप और फ्री एसोसिएशन, प्राइमरी द फैमिली यूनिट। इसका मतलब है सोशल ग्रुप से मतलब उन रिलेशनशिप से है जो काइंडशिप यानी खून के रिश्ते हैं या फ्री एसोसिएशन यानी अपनी मर्जी से बनाए ग्रुप पर बेस्ड होती हैं, और इनमें सबसे प्राइमरी यूनिट फैमिली मानी जाती है। फैमिली स्ट्रक्चर। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट फैमिली कॉम्पोजिशंस सच एज द न्यूक्लियर फैमिली कॉमन इन द यूएसए और कनाडा वर्सेस द जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली कॉमन इन चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया। इसका मतलब है अलग अलग कल्चर्स में फैमिली की कंपोजिशन अलग होती है। जैसे यूएस और कनाडा में न्यूक्लियर फैमिली कॉमन है, यानी सिर्फ माँ बाप और बच्चे। वहीं चाइना, थाईलैंड और इंडिया में जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली कॉमन है, जिसमें एक साथ कई सारी जनरेशन रहती हैं। इम्पैक्ट। फैमिली स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन पैटर्न, emotional support systems and the prioritization of individual versus group needs. इसका मतलब है फैमिली स्ट्रक्चर डायरेक्टली कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, मतलब लोग क्या खरीदते हैं और कितना खरीदते हैं। साथ ही ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप नीड्स की प्रायोरिटाइजेशन को भी शेप करती है। जैसे जॉइंट फैमिली में ग्रुप की जरूरत पहले आती है और न्यूक्लियर फैमिली में इंडिविजुअल चॉइसेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। सिंपल वर्ड्स में सोशल ग्रुप और फैमिली स्ट्रक्चर
हर कल्चर में अलग होती है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कि लोग कैसे कंज्यूम करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेसेस को टारगेट मार्केट की फैमिली स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। Material culture. Material culture defines to the way things are produced, technology and consumed economics. इसका मतलब है मटेरियल कल्चर से मतलब है कि चीजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं यानी टेक्नोलॉजी, और कैसे कंज्यूम होती है यानी इकोनॉमिक्स। टेक्नोलॉजी, advancement in technology, example telecommunication, AI, leads to culture change and conversion, minimizing the time lag in product adoption between cultures. इसका मतलब है जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है जैसे टेलीकम्युनिकेशन या एआई, तो ये कल्चर चेंज और कन्वर्जन यानी कल्चर्स का एक दूसरे के करीब आना लेकर आती है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि प्रोडक्ट एडॉप्शन में जो टाइम लैग होता था अलग अलग कल्चर्स के बीच, वो अब काफी कम हो गया है। मतलब जो चीज एक देश में पॉपुलर होती है वो बहुत जल्दी दूसरे देश में भी पहुंच जाती है, जैसे कि एआई। कंजम्पशन। In the modern world, individuals often define themselves through consumption, whether of physical goods or commoditized good images. इसका मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अक्सर खुद को डिफाइन करते हैं अपनी कंजम्पशंस के जरिए, चाहे वो फिजिकल गुड्स हो या कॉमोडिटाइज गुड इमेजेस यानी ब्रांड्स और लाइफस्टाइल्स जो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आईफोन लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। मतलब लोग सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए भी कंज्यूम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मटेरियल कल्चर ये बताते हैं कि चीजें कैसी बनती हैं और कैसे यूज होती है। टेक्नोलॉजी ने कल्चर्स को एक दूसरे के करीब ला दिया है और प्रोडक्ट अडॉप्शन फास्ट हो गई है। आ, और आज के ज़माने में लोग अपनी आइडेंटिटी भी अपनी शॉपिंग चॉइसेस से डिफाइन करते हैं। थैंक यू।